हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, जहां से अपनी पूरी साइंस की स्टडी जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आप सोचिए, अभी तक हम मॉडल डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि एटम्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, और अब हम जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस मॉडल को पता करने के लिए कि एक्चुअल में एटम कैसा होता है, कैसे रहता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, ये हम पता करने वाले थे। इससे पहले आपने प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था, जहां पे जे थॉमसन ने कुछ बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया था, और उसी को अब तक हमने एटम का स्ट्रक्चर मान के चला है कि प्लम पुडिंग जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। बट क्या सच में वैसा एटम एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं। यहां पे जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुई, तब जाकर के हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा प्लम पुडिंग मॉडल में दिया गया था थ्योरी। तो एक्चुअल में बहुत डिफरेंस है प्लम पुडिंग मॉडल से। तो रदरफोर्ड ने न्यूमेरस ऑफ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करा इसके लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था और किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, आइए उस पर बात करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, जो बीचों बीच में अभी मैंने बनाया, और ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स है वो लेड बॉक्स है। मैंने लेड बॉक्स ही क्यों लिया है यहाँ पे, अदर बॉक्सेस क्यों नहीं लिए हैं? पहले मैं ये बता दूं कि लेड बॉक्स जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। मतलब 8 to 10 सेंटीमीटर का ही अगर प्रोटेक्टिव लेयर आप ले लोगे, और उसके अंदर जो आप मटेरियल रखे हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जो रखे हो, ये वाला है ना, ये वाला आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि अल्फा एक्टिव पार्टिकल्स, अल्फा एक्टिव रेडिएटिव सब्सटेंसेस, रेडिएटिव सब्सटेंस, आप उसके बीच में अल्फा पार्टिकल को रखते हो। और अल्फा पार्टिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन रेडिएट करता है। अगर वो आपके स्किन में पड़ जाए ना, तो हो सकता है कि आपको स्किन डिजीज हो सकता है आपको कैंसर हो जाए, और आप कुछ ही महीनों के मेहमान रह जाए। इसीलिए हम अपना प्रोटेक्शन लेकर के यहाँ पे उतरते हैं। एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से सतर्क रहते हैं। ये आपने लेड बॉक्स बनाया और एक पिन होल छोड़ दिया आपने, ताकि ये पिन होल के थ्रू, यहाँ से इस पिन होल के थ्रू ये पार हो सके, ये रेडिएशन निकल सके, और इस गोल्ड फाइल में जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसमें इंसिडेंट हो सके, है ना। तो लेड बॉक्स आखिर हमने क्यों लिया था, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। लेड बॉक्स हमने इसलिए लिया, देखो, अगर आप इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, जो हार्मफुल रेडिएशन रेडिएट करता है, अगर इससे आप बचना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ उपाय हैं। आप जमीन के अंदर, अगर आप मिट्टी के अंदर, अगर आप 1 किलोमीटर अंदर नीचे जाके गाड़ के आते हैं इसको, 1 किलोमीटर डीपर नीचे अगर आप इसे गाड़ करके आते हैं इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, तब जाकर के आप तक रेडिएशन नहीं पहुंचने की संभावनाएं होंगी। हो सकता है कि अर्थ सरफेस तक आपकी वो रेडिएशन ना पहुंचे और आपको हार्म नहीं करे। लेकिन क्या हम एक्सपेरिमेंट 1 किलोमीटर जमीन के अंदर जाके करें और हम रह ही नहीं पाएंगे वहां पे, है ना। तो वहां पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट का सेटअप रह पाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। बचने का बच सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हमें लेबोरेटरी में कर पाना मुश्किल है। अच्छा, दूसरा तरीका है आपको बचने का कि आप क्या कीजिए, 1 मीटर का थिक वॉल बनाइए। 1 मीटर का मेटल का थिक वॉल बनाइए। जैसे आपके घर में जो दीवार होता है ना, दीवार कितने इंच का होता है? मैक्सिमम 5 इंच, 10 इंच। 10 इंच से ज़्यादा का दीवार तो बहुत मुश्किल से ही कोई बनाते हैं घर में, ठीक है। अगर पिलर वगैरह बनाना रहा तो वो बड़ी बड़ी रहती है, लेकिन दीवार की बात करें तो मैक्सिमम आप बनाते हैं 10 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का, ऐसा करके बनाते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पे जो लेना है मेटल का लेना है, वो भी मेटल का लेना है 1 मीटर। 1 मीटर तो काफ़ी डिस्टेंस होता है, सो 1 मीटर का थिक वॉल आपको लेना है। तब जाकर के अगर इस थिक वॉल के अंदर एक घर बना दो, एक रूम बना दो, और 1 मीटर चारों तरफ से घेर दो,
और बीच में रख दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तब ये रेडिएशन आप तक नहीं पहुंचेगी। ये कुछ उपाय हैं, लेकिन ये उपाय लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। ये लेबोरेटरी में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम बच सकते हैं इन तरीकों से, लेकिन लेबोरेटरी में इसको कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसके कारण लेड बॉक्स हमने लिया है। ये बड़े इजी तरीके से हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बचा सकता है, और वो भी 8 to 10 सेंटीमीटर सिर्फ हमें लेने की जरूरत पड़ेगी, और इजीली हम बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला हार्मफुल रेडिएशन रेडिएट करता है। तो चलिए लेड बॉक्स वाला समझ लिया कहानी। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आपने रखा। सो अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये समझिए पहले, कि अल्फा पार्टिकल आखिर मैं कह किसको रहा हूं। ये जो अल्फा पार्टिकल है, मैं हीलियम के न्यूक्लियाई को कह रहा हूं। हीलियम आपने एलिमेंट सुना होगा, है ना। इस एलिमेंट का आउट इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए सारा का सारा, मतलब ये जो एटम है, इस एटम से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दीजिए, तो क्या बच जाएगा? हीलियम का न्यूक्लियाई बच जाएगा, दैट इज 2 पॉजिटिव चार्ज, और मास कितना? 4, है ना। इसी को तो बेटा कहते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियाई को ही, ये इक्विवेलेंट होता है अल्फा पार्टिकल के, ये 2+ और 4 मास इसका भी होता है। तो ये इक्विवेलेंट है किससे? अल्फा पार्टिकल से। तो हीलियम के न्यूक्लियाई को ही ऑलमोस्ट आप समझ के चल सकते हैं कि हीलियम था, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए तो हीलियम 2+ बनेगा, और एटॉमिक मास 4 होता है, और इसी को ही अल्फा पार्टिकल आप कहते हो। तो ये अल्फा पार्टिकल हो गया। अब जब इस अल्फा पार्टिकल को आप इस बॉक्स के अंदर में रखेंगे, तो ये कुछ हार्मफुल रेडिएशन रेडिएट करेगा, अपने से रेडिएशन यहां से निकालेगा, और ये रेडिएशन कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे गोल्ड फॉइल में टकराएगा, ऐसा करके जाएगा और गोल्ड फॉइल में टक्कर मारेगा बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ढेर सारे रेडिएशन निकले, और पिन होल से, ये जो पिन होल है, इस पिन होल से, यहाँ पे पिन होल कह सकते हैं इसको, पिन होल, इसी पिन होल से रेडिएशन निकल रहा है, और रेडिएशन निकल करके गोल्ड फॉइल में जा रहा है। जब गोल्ड फॉइल के इस एटम से, यहाँ पे एटम होगा एक छोटा सा एटम गोल्ड का, पूरा ये मेटल ही है, तो एटम तो पूरा गोल्ड एटम पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे। तो अगर एक एटम में जूम करके इसकी ऑब्जर्वेशन को समझी जाए, तो यहाँ पे देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू विदाउट एनी डेविएशन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू विदाउट एनी डेविएशन, बट यहां पे ऐसा देखा जाता है कि आउट ऑफ, है ना, यहां पे अगर हम कहें कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो जाते हैं किसी डेविएशन के, बिना किसी डेविएशन के। लेकिन यहां पे ये देखा जाता है कि इस तरीके से देखिए, यहां पे कुछ अल्फा पार्टिकल ये डेविएट हो जाते हैं। ये कितने डेविएट हो जाते हैं? सो 200 में से 1 अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जाता है लगभग। 200 में से 1 अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, ठीक है। और अगर रिबाउंड की बात करें, यानी कि रिटर्न अपने पाथ में कितने आ जाते हैं, तो अगर ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा मान के चलिए, और इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और अपने ही पाथ में रिटर्न हो जाता है, ये गया था और इसी पाथ में रिटर्न हो गया, है ना। ऐसे जो आपको अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, वो 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसे मिलेंगे जो कि इस तरीके से रिबाउंड हो जा रहा है अपने ही पाथ में। 3 तरीके की चीजें यहां पे हुई बेटा। ये 3 तरीके की चीज क्या हुए, ऑब्जर्वेशन में लिख देता हूं मैं। यहां पे ऑब्जर्वेशन में आपको बता देता हूं कि क्या हुआ है। नंबर 1 जो मैंने कहा वो लिख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासेस विदाउट एनी डेविएशन। तो मैं यहां पे यही लिखने वाला हूं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल और अल्फा रेडिएशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल आर passes, most of the alpha particle are passes through gold foil, through gold foil
विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है। 90% और मोर देन 90% ज्यादातर रेडिएशन पास हो जाते हैं बिना किसी डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन, ऐसे ही पास हो जाते हैं। इससे क्या प्रूफ होता है कि एटम जो है उसमें बहुत लार्ज स्पेस है। तो यहां पे इससे पता चला हमें कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्पेस, लार्ज वैकेंट स्पेस बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा, लार्ज वैकेंट स्पेस। आप सोचिए बेटा, आप खुद सोचिए, मैं क्या सोचूंगा। यहां पे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अगर किसी डेविएशन के, यहां पे एटम है आपका गोल्ड का और ये रेडिएशन आ रहा है, तो ज्यादातर रेडिएशन बिना किसी डेविएशन के पास हो जा रहा है इधर, है ना। ये आपको कैसे पता चला? मैंने यहां ZnS और AgCl और AgBr जो भी कहिए, एक लेयरिंग यहां पे लगा रखा है। आपको अगर याद हो तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, आज से 10 साल पहले क्या होता था कि एक रोल वाला कैमरा आया करता था, जिसमें रोल लगाते थे और क्लिक करते थे, तो वहां पे वो क्या करता था कि बाहर से जितने भी रेडिएशंस जो हैं, जो लाइट एमिट कर रहे हैं, सब सारा पार्टिकल लाइट एमिट करता है, तभी तो वो उस कलर का दिखता है ना। कोई रेड कलर का दिख रहा है मतलब वो रेड कलर एमिट कर रहा है, मतलब रेडिएट कर रहा है अपने से, है ना। और कोई अगर ब्लैक, मतलब यहां पे अगर बात करें कोई ब्लू दिख रहा है तो ब्लू को रेडिएट कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो कलर दिख रहा है वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो वही जो रिफ्लेक्टेड कलर जो है वो थोड़ी देर के लिए वो कैमरा का रोल खुलता था, मतलब अपर्चर उसका खुलता था, थोड़ा सा गेट खुलता था सट से, जैसे ही आपने बटन दबाया गेट खुला, और गेट जैसे ही खुलता था वहां पे छोटा सा शटर रहता था, वहां पे वो खुलता था। तो जितने रेडिएशन जहां से आप कैप्चर करना चाहते हो, जितने एरिया का, उस रेडिएशन, तो वो रेडिएशन अंदर चला जाता था, और वो रेडिएशन अंदर जाकर के यही प्लेट पर, ZnS का प्लेट या फिर AgCl के प्लेट में छप जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर उसको धुलवाते थे, तब जाकर के आप एक फोटो पाते थे। तो यहाँ पे इसका वही काम है कि ये जो एक्टिविटी यहाँ पे गोल्ड पे हो रहा है ना, ये गोल्ड का आप समझ लो कि यहाँ पे ये फोटो छप रहा है, इस AgS में फोटो छप रहा है। ये कैसा फोटो छप रहा है, इसको जूम करके मैं दिखाता हूं, है ना, जूम करके बताता हूं। पहले ये 3 स्टेटमेंट में लिख लूं, उसके बाद मैं आपको जूम करके बताऊंगा, ठीक है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन। इससे ये प्रूफ हो गया कि एटम्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेस, और यहां पे यही पता चला कि ज्यादातर ऐसे ही बिना डेविएशन के पास हो गए। तो इससे हमें समझ में आ गया बड़े अच्छे तरीके से कि पक्का यहां पे जो एटम है वो ज्यादातर जगह वो खाली ही पड़ा रहता है ना। देखो धीरे धीरे प्लम पुडिंग मॉडल का धजिया उड़ रहा है ना। अभी पूरा तीनों स्टेटमेंट लिख लूं, फिर देखना मजा आएगा आपको। 1/200 अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। 1/200 अल्फा पार्टिकल, यानी में 200 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे भी होते हैं, 200 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी होता है जो कि गेट डेविएटेड, मतलब बहुत कम डेविएशन देखने को मिलता है। ये जो आपको डेविएशन यहां पे देखने को मिला है इस डायरेक्शन में ऐसा, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसा, तो ये जो डेविएशन आपको देखने को मिला है, ये डेविएशन 200 में से एक अल्फा पार्टिकल का होता है, लेकिन हो तो रहा है ना। डेविएशन कह लो और फिर या कह लो स्कैटरिंग या स्कैटर्ड, है ना। तो यहां पे अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड बोलेंगे, स्कैटर्ड और डेविएटेड, है ना, स्कैटर्ड और डेविएटेड। तो इतने स्कैटर्ड या डेविएट हो जाते। इससे क्या पता चल रहा है, आप खुद सोचो। अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज है, देखो तो यहां पे बेटा, अल्फा पार्टिकल में चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। और किसी भी एटम में, कोई भी एटम में, अभी तो पता नहीं था अपने को, लेकिन किसी भी एटम में बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है। ये अभी पता चलेगा इसी वाले एक्सपेरिमेंट से कि यहां पे जब डेविएशन हो रहा है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का था, जा रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इसको साइड में मिला, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे करके डेविएट हो गया। क्यों? क्योंकि भैया सामने से जब गुजर रहा था तो पॉजिटिव तो खुद है अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज, और ये जाकर के पॉजिटिव से जाके टकराने की कोशिश करेगा तो क्या होगा,
रिपेल करेगा, और जैसे ही रिपेल करेगा तो क्या आप उसके डायरेक्शन में सीधा जा पाओगे? नहीं, वो डेविएट हो जाएगा। समझिए, फील कीजिए, इसको अच्छे तरीके से फील कीजिए। यहां पे जब ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल यहां से मूव करेगा और न्यूक्लियस के करीब जाएगा तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है भैया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और जब ये रिपेल करेंगे तो ये डेविएट होकर के पाथ भटक जाता है। अपने पाथ को भटकने के बाद इस तरीके से ये मुड़ जाता है ऐसा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है ना, एटम मस्ट कंसिस्ट हैवीली पॉजिटिव चार्ज बॉडी, है ना। तो एटम, इस वाले ऑब्जर्वेशन से एटम्स मस्ट कंसिस्ट, है ना, हैवीली पॉजिटिव चार्ज, हैवीली पॉजिटिव चार्ज, है ना, हैवीली पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। देखो बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस का इसी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पहली बार हमें पता चला था कि किसी एटम में बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं। इन्होंने ही बताया था बेटा, ये एक्सपेरिमेंट का इसी स्टेटमेंट को देखिए, यहीं से पता चल रहा है कि एटम पे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी भी है। ये दूसरा था, राइट। अब तीसरा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि यहां पे तीसरा ऑब्जर्वेशन था। मैं तीसरा ऑब्जर्वेशन यहां लिखना चाहूंगा और यहीं पे आपको मैं इसका जूम वर्जन दिखाऊंगा। ये देखो तीसरा, यहां पे अब इस डायग्राम को समझाऊंगा, पहले तीसरा मैं ऑब्जर्वेशन लिख लूं। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या करता है? रिबाउंड कर जाता है, अपने ही पाथ में लौट आता है, रिबाउंड कर जाता है ना, रिबाउंडेड, अपने ही पाथ में लौट आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? समझिए, अल्फा पार्टिकल खुद एक हाथी के माफिक है। मतलब अल्फा पार्टिकल एक खुद हाथी है भैया, एकदम हैवीली एटम है वो, ठीक है। अब अगर ये खुद एक अल्फा पार्टिकल हाथी है भैया, तो आप इसको डेविएट करने के लिए हाथी का बाप आपको खड़ा करना पड़ेगा वहां, तभी तो आप उसको रिबाउंड कर सकते हो। सोचो, हाथी अगर एक फील्ड में दौड़ रहा है, ठीक है, हाथी अगर एक फील्ड में दौड़ रहा है और वो रिटर्न हो गया उसी पाथ में, एकदम जिस डायरेक्शन में दौड़ के गया तो उसी पाथ में अब रिटर्न हो गया, इसका मतलब क्या है? कि हाथी का बाप वहां बैठा हुआ होगा, है ना, उसने धक्का, मतलब ये जाके उससे धक्का खाया तब जाके रिटर्न आ गया। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के बीचों बीच में एक बहुत खतरनाक, मतलब एकदम डेंस कह सकते हो, पूरा एक छोटा सा डेंस सा पार्टिकल मौजूद है, और वही न्यूक्लियस है बेटा। तभी वो न्यूक्लियस क्या करता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा क्या है, मतलब हैवीली पॉजिटिव चार्ज है। वो पूरी तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एकदम डेंस तरीके से इकट्ठा एक ही जगह पे रिजिड होकर के बैठा हुआ है, छोटा सा। उससे कोई टकराएगा तो रिटर्न ही आएगा। अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद रिटर्न आ रहा है, सोचो इतना हैवी पार्टिकल टकराने के बाद रिटर्न आ रहा है, तो वो न्यूक्लियस कितना हैवी होगा, समझिए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैं इस चीज को जूम करने जा रहा हूं बेटा। यहां पे देखो, ये वाला पार्ट को मैं जूम करने जा रहा हूं। यहां जो गोल्ड फाइल है ना, ये वाला जो गोल्ड फाइल देख रहे हो, इस गोल्ड फाइल में एक एटम को मैं लेता हूं, इस तरीके से एक एटम को ले रहा हूं, और इस एटम में जो रेडिएशन आ रहा है उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये वाले डायग्राम से। सो यहां पे मैंने क्या किया, जो ये जो गोल्ड फाइल था बेटा, इस गोल्ड फाइल में जो यहां पे छोटा सा एक एटम था, इस एटम को मैंने जूम कर दिया। क्या किया, इसको मैंने जूम कर दिया है। अब जूम करने के बाद ये इतना बड़ा सा एटम अब दिख रहा है, आपको देख सकते हैं इतना बड़ा सा एटम दिख रहा है। तो मैंने क्या दिखाया है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो हैं वो पास हो जा रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन का। देख लो, एकदम सटासट पास हो जा रहे हैं, एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट एनी डेविएशन। तो इससे ये क्या पता चला कि एटम पूरा खाली जगह है। देखो खाली जगह है ना, ये सब खाली जगह है, तभी तो यहाँ पे भाग जा रहा है पूरा अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है इस जगह पे कि ये वाला पार्ट में देखिए कि 200 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। 200 में से एक अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल उसी पाथ में रिबॉन्ड हो जा रहा है। देख लो बेटा, जिस पाथ में गया था उसी पाथ में रिटर्न हो रहा है। एरो आप देखिए, राइट। तो ये वाला आप देखिए अच्छे तरीके से,
तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जो यहां पे हाथी दौड़ के जा रहा था फील्ड में और जो इससे टकराया, ये वाले से जो टकराया, ये हाथी का बाप था, हैवीली पॉजिटिव चार्ज। और इसी हैवीली पॉजिटिव चार्ज के अंदर बहुत डेंस तरीके से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये पूरी तरीके से कवर किए रहता है और इससे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। बहुत खतरनाक सा न्यूक्लियस में एनर्जी होता है भैया। तो इसीलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं, इसीलिए न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है वो खतरनाक होता है। समझ में आ रहा है अब आपको, है ना? अब क्लैरिटी आ रही होगी आपको कि एक्चुअल में क्या होता है भैया। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन, तो यहां पे से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अगर रिबाउंड हो जा रहा है अपने पाथ में, तो इससे ये प्रूफ होता है दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मासिव एंड डेंस। तो यहां पे लिख देता हूं ऑब्जर्वेशन, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मासिव एंड डेंस, ठीक है, बहुत डेंस होता है ना। हेंस दे स्मॉल एज वेल एज कंसिस्टिंग ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। तो यहां पे लिख लीजिए, हेंस साइज में वेरी स्मॉल होता है, हेंस वेरी स्मॉल as well as consisting all the neutrons and protons, all the neutrons and protons। बेटा इसे समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि सोचिए जिसने साइंस की डायरेक्शन चेंज कर दी, हर चीज को, जो भी थ्योरी को पढ़ा जाता है मैक्रो टू माइक्रो लेवल या माइक्रो टू मैक्रो लेवल, जो भी पढ़ा जाता है उसमें हम एटम्स का यूज करते हैं। सबसे बेसिक लेवल की थिंकिंग एटम से ही शुरू होती है। और यहाँ पे एटम की स्ट्रक्चर ही अगर हमें गलत पता होता, जैसा प्लम पुडिंग मॉडल में हमें पता था, वो स्ट्रक्चर अगर मान के चलते, तो आज साइंस की डायरेक्शन कुछ और होती बेटा। यहाँ पे साइंस की डायरेक्शन चेंज करने के पीछे रदरफोर्ड का बहुत बड़ा रोल रहा था, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और इससे आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। तो मेनली 3 ऑब्जर्वेशन आपको याद रखने हैं, 3 तरीके के रे हमने यहाँ पे बता दिए हैं। तो हीलियम न्यूक्लियाई ही क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल कहलाता है। वो इक्वल होते हैं नियरली, इसी तरीके से अपीयर्स होता है। अब देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब रदरफोर्ड को ही प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही लिख दिया था। अब आइए इसके कुछ डिमेरिट या फिर हम कह लें कि डिफेक्ट्स को समझते हैं, है ना, कि क्या इस थ्योरी में डिफेक्ट था। मतलब बहुत हद तक तो चलो हमें सही डायरेक्शन दे दिए, बट अभी भी कुछ पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता सके थे, लेकिन अपनी लाइफ को इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में गुजारा और बहुत सारा चीज़ हमें बताया। हालांकि जो अब चीज़ें डिफेक्ट्स में बताने जा रहा हूँ ये बहुत माइन्यूट है, जो कि आगे चल करके नील्स बोर ने इसे दूर कर दिया। तो ये डिफेक्ट्स क्या हैं आइए समझते हैं। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। सबसे पहला डिफेक्ट तो यही था कि उन्होंने ये नहीं बताया, ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, बट इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आखिर एटम में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ही डिड नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in each orbit, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम इसी तरीके से बात करें तो मतलब कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, रदरफोर्ड को ये बात नहीं पता था, वो नहीं बता सके। लेकिन हाँ ये बता दिए कि किस तरीके से मॉडल दिखता है,
तो इलेक्ट्रॉन्स भी बता दिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, ये उन्होंने बता दिया था। बट कैसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन ये नहीं बता सके थे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक्चुअली, तो स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे और बोले अगर हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उस समय आ चुकी थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आ चुकी थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी ये कहता है कि अगर यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल, आप कहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहर में इलेक्ट्रॉन, आपने कहा था कैसे कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये नहीं बताया था, कह तो दिया था कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है और यहाँ पे न्यूक्लियस में बीचों बीच में पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि जब न्यूक्लियस के चारों ओर, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से यहाँ पे मोशन में रहते हैं, एक दूसरे का रिवॉल्व इस तरीके से यहाँ पे घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो इन दोनों के बीच में जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं इस तरीके से, तो एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज होती है। और इस तरीके से अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एक समय ऐसा होना चाहिए था कि ऐसे जाते 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 एक समय, मान लो किसी फील्ड में आप दौड़ रहे हो तो एनर्जी तो लॉस होगी ना, और एनर्जी लॉस होते होते लास्ट में फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाकर के फॉल डाउन हो जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी। बट ये चीज तो यहां पे नहीं गिर रहा था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन वहां पे हर एक ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट के साथ में मूव करता है, ऐसा नील्स बोर ने बाद में बताया। लेकिन इसी चीज को ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा तो होना चाहिए था भैया कि इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते, एनर्जी लॉस करते करते, एनर्जी रिलीज करते करते इसको फाइनली एक बार फॉल डाउन हो जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाना चाहिए था। बट ऐसा तो नहीं होता है, इसी चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इस चीज को नील्स बोर जाकर के आगे चल करके बताते हैं वो कि कैसे आखिर इलेक्ट्रॉन वहां पे रहता है एक फिक्स वेलोसिटी, फिक्स रेडियस के साथ में कैसे रहता है, ये बोर मॉडल में आपको पता चलता है, नील्स बोर मॉडल में। तो यही अगला मॉडल पढ़ने वाले हैं हम। तो ये हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये है ना, इन्होंने अपने साइंस का पूरी तरीके से डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है, जिसके कारण हमें इसे बेहतर तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी था। तो आई थिंक प्लम पुडिंग मॉडल का धज्जिया उड़ चुका है। प्लम पुडिंग मॉडल जैसा कह रहा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है कहानी। वैसा कुछ नहीं होता है जैसा प्लम पुडिंग मॉडल था, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करे थे, बहुत अपना लाइफ पूरी बिता दी थी। लेकिन एटम्स के बारे में बताने के लिए, कि उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके लिए उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, है ना। हालांकि जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में बढ़ता चला गया, है ना, ये होता ही है। तो जिनको जितना हो सकता है पूरे लाइफ में, अपना जितना डिस्कवरी हो सकता है वो करके देते हैं। तो इस तरीके से आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने एटम्स के बारे में इतने अच्छे मॉडल आपको दिए। तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नील्स बोर के मॉडल के साथ में। इसको फिर से हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें और आगे क्या हुआ है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।